वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को लास्ट चैप्टर अच्छे से कवर अप हो गया होगा। तो लास्ट चैप्टर हमने नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए किया था, अब हम कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए कर रहे हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाती है, साथ ही साथ जो हमारा परसेप्शन है रूरल कंज्यूमर्स का बहुत चेंज हो चुका है। अब वो भी कुछ एसेंशियल आइटम्स के लिए स्टिक नहीं है, वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, कंज्यूमर गुड्स कर सकते हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट का पैटर्न भी चेंज कर दिया फॉर बाइंग लैंड। वो ज्वेलरी भी बाय करते हैं, मोटरसाइकिल, सारे वो इक्विपमेंट्स यूज़ करने लगे जो हमारे मोस्टली अर्बन एरियाज़ में यूज होते थे। बट अब कुछ जो हमारे पहले सीमेंटेड हाउस थे वो मॉडर्न एवेंचरी से बन चुके हैं। डिमांड होने लगी है कंस्ट्रक्शन की, मटेरियल की, ड्यूरेबल गुड्स की, जिससे हमारी जो इंक्रीज इन डिमांड्स है कंज्यूमर गुड्स की वो काफ़ी हो चुकी है। नई जो रिच फार्मर्स है वो भी परचेज करने लगे हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स। साथ ही जो ट्रेंड है सेल्स इंक्रीज का होने लग गया, डायरेक्टली लिंक होने लग रहा है एग्रीकल्चर फार्मर्स से भी। और साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट हमारे बहुत द लेवल ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स की, वो भी आउटपुट भी इंक्रीज होगा और इनपुट भी इंक्रीज होगा। मीनिंग क्या है हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का? वो ऐसे गुड्स जो प्रोडक्ट्स जो भी हम एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जिनकी टेंजिबल प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ तक होते हैं, जिनका यूज़ हम अगेन एंड अगेन सालों महीनों और कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उनका यूनिट प्राइस और रिक्वायरमेंट होता है, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं। फीचर्स क्या हैं उन प्रोडक्ट्स के कि जो कंज्यूमर ग्रेड है वो हाई होते हैं, उनका जो रिस्क एसोसिएशन है वो भी ज़्यादा हाई होता है, उसको हम सिर्फ कुछ सालों में एक ही बार परचेज़ करते हैं। अगर हम जनरली कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए हमें पहले सेविंग करनी पड़ती है, तभी हम परचेज़ कर पाते हैं। कुछ पर्सनल नीड्स की वजह से हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए। कंज्यूमर गुड्स की जो लाइफ होती है वो 2 से 10 साल तक, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जो कंज्यूमर गुड्स की हमें गारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हमें सेल्फ एक्टिव प्रोमोशनल स्कीम्स पे मिल सकते हैं, 0% मार्जिन पर और मोर मार्जिन पे भी मिल सकते हैं। इंसेंटिव स्कीम्स भी डिपेंड करती है उनके सेल वॉल्यूम पर। और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टेटस काफ़ी को इंक्रीज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर। रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कैसे होता है? जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें ज़रूरत नहीं है उनको परचेज फ्रीक्वेंटली करने, हम उसका यूज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं, इसलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जो इनकी ग्रोथ है वो स्पीडली और रीचिंग नियर द अर्बन कंजप्शन में ज़्यादा होती है। वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ सालों तक, मतलब बहुत सारे सालों तक चल सकते हैं। साथ साथ उन्हें टाइम लगता है उन्हें सर्च करने में, उनको एक ख़रीदने में, क्योंकि हमें कंसल्ट करना पड़ता है हमारे ओपिनियन लीडर्स और या फिर नेबर से कि वो प्रोडक्ट को कैसा यूज़ कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ऐसी ऐसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए, क्योंकि इसमें 4 P बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और इन चारों का ही मिक्सचर हमें हमारी जो रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को उसको ध्यान में मध्य रखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है विदाउट एनी ओपिनियन लिए, कि हमें कई बार लॉसेज बेयरअप करने पड़ जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इस ऐसे प्रोडक्ट्स की डिस्कशन करना। उसके बाद आती है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फॉर ड्यूरेबल गुड्स। हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाते हैं अबाउट द इसके लिए? सबसे पहले यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अपीयरेंस और सोफिस्टिकेटेड बहुत ज़रूरी है, उनका एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लो प्राइस मीडियम वेव रेडियो नहीं मिलते हैं, तो हमें इनकी फुलफिलमेंट के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एफर्ट्स बहुत लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में, क्योंकि रीडिज़ाइन और मॉडिफाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है फॉर सेफ्टी ऑफ कच्चा रोड्स वाइडर्स के लिए, टू कैरी बिगर्स रीडिज़ाइन करना पड़ता है, सेपरेट बाईसाइकिल्स बनानी पड़ती है इनको अरेंजमेंट करने के लिए, फिटिंग्स भी मंगवानी पड़ती है, डीलर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस की निकालने पड़ते हैं हमें अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है फॉर हाउस होल्ड हैबिलिटीज़ एंड मॉडिफाई करना पड़ता है। साथ साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है रूरल पॉपुलेशन को, और नंबर ऑफ रूरल को भी लगता है पीवीसी शूज़ और चप्पल्स को आइडली इनमें एग्जाम्पल माना गया है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो रूरल कंज्यूमर होते हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं अबाउट द क्वालिटी। उन्हें क्वालिटी चाहिए पर लो प्राइस में चाहिए, रीजनेबल प्राइस में चाहिए। तो जब वो क्वालिटी को अडॉप्ट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है हमें। और जो क्वालिटी होती है मेजर डिफरेंट होती है, और जो कंज्यूमर वो रीजनेबल क्वालिटी के ही होते हैं। तो कई बार एक्सपेंसिव सैमसंग, मारुति ये भी होते हैं, पर इनका क्वालिटी रिकॉग्नाइज हमें पीपल्स के साथ करना पड़ता है। स्ट्रेटरी प्रोडक्ट, जो ऐसे बिहेवियर जो डिफरेंट होते हैं अर्बन एरिया से, पर उन्हें ट्रीटेड एज ए मार्केट करा जाता है और काफ़ी
अर्निएस्ट एफर्ट्स लगते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने में। और जो स्टूडेंट प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं रूरल कंज्यूमर, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये बिलीव करता है कि रफ एंड टफ एंड कुछ लुक है प्रोडक्ट्स की, ब्राइट कलर्स होने चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्ट उनके लिए स्टडी करना बहुत एंगेज होता था रफ हैंडलिंग के लिए। ब्रांड एक ऐसा लिटिल है जो बहुत रिसेंट ईयर में शिफ्ट हो चुका है ब्रांडेड टू ब्रांडेड। तो मार्केटर को डिसाइड करना पड़ता है कि ब्रांड है, मॉडल है, हम केयरफुली रखें ताकि उनके लिए रिमेंबर हो, ईजी टू क्रिएट, याद रखना और ईजी टू प्रेफर करना, ताकि जो मॉडल जितना ईजी टू प्रोनाउंस और ईजी टू रिकग्नाइज होगा उतना ही हमारी रूरल कम्युनिटी के लिए वो ज़्यादा उसे लाइक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। सेम वही चैप्टर है, बस हमारे पॉइंट्स हमारे वही हैं, बट बस थोड़ा कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू रूरल मार्केटिंग है। प्रोडक्ट बंडल प्राइस, इसमें क्या होता है कि हम 2 और मोर ज़्यादा प्रोडक्ट को कंबाइन कर देते हैं ताकि प्राइस कम हो जाए, सारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उनकी स्पेंड हो जाए और सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज उनके यूज़ हो जाए। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट की बंडलिंग कर देते हैं। पेनिट्रेशन, आपको पता है कि एम होता है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना यूज़ करके और प्रोडक्ट को छोड़ दे ताकि प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है और कॉम्पिटिशन फॉर्म का एक्सपेक्ट हो जाता है, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए यूजेबल होते हैं। हाई फीचर्ड एंड नोट प्राइस, जो भी मॉडर्न प्राइसिंग और वर्जन होता है मार्केट में हाईलाइट करता है फीचर को और प्राइस को, ऑल्दो जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो पे करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ये लो मेंटेनेंस के हाई रीसेलर्स के होते हैं वो भी फीचर अप करने पड़ते हैं। ठीक है, फ्री गिफ्ट, जो हमारे इसमें क्या होता है, जो ड्यूरेबल गुड्स है वो यही इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगाते हैं ताकि इंश्योर करते हैं कैपेबिलिटी को, फ्री गिफ्ट्स को, और साथ ही साथ जो ऑफ़र भी करते हैं, जो इनका मेंटेनेंस होता है कि जो इनके हैप्पी होते हैं फ्री गिफ्ट्स के बाद, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो स्कीम भी ऑफ़र करते हैं ताकि जो उनका डिलीवरी इफेक्टिव हो, और ऑफ़र करके गिफ्ट वो अनाउंस करते हैं कि जो हमने गिफ्ट दी है वो उनका मेन एम ये है कि पैकेजिंग को वो यूज़ कर सके, तो इससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं देखिए, सबसे पहले आती है टारगेट लार्ज साइज विलेजर्स। वो सबसे पहले वहाँ पे टारगेट करते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट को सेल हो सके, लाइक रेडीमेड, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो जहाँ पे ज़्यादा बिकने के चांसेस है वो वहीं पे उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। उसके बाद है होलसेलर एंड स्टॉकिस्ट, को भी वो इन्वॉल्व कर लेता है अपने साथ ताकि जितना हो सके होल्डर्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सके, और जितने होलसेलर्स होंगे, जितने स्टॉकिस्ट होंगे वो बल्क में ही प्रोडक्ट लेंगे, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी हो जाती है इस चीज़ को अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की। रूरल रिटेलर्स क्या करते हैं कि ले लेते हैं, आउटलेट्स ले लेते हैं मल्टी ब्रांड्स के और उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं पर एज पर देने से टेलीविज़न से देख लो, मतलब एक ही लाइन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जिससे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। कंपनी ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंपनी के अपने अपने ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं जो कि एग्रेसिव मोड में नहीं चलते हैं और उनका कुछ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है और ब्रांड को डायरेक्टली रिटेल भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। और जितने भी लार्ज साइज़ के रिटेलर है वो डिस्प्ले एरिया पे लगा देता है ताकि जितनी भी अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सके। और जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत पार्टिसिपेट करते हैं कैंपेन में ताकि अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और जितना भी हो सके अपने प्रोविजन से अपनी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करके उनको वैल्यूएबल लर्निंग दे के अबाउट द प्रोडक्ट ले सकें। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं और जिनकी एडवांसमेंट जो एजुकेशन और नॉलेज है वो इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू ही प्रोवाइड होती है ताकि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स उनको फैसिलिट मिले और इनएक्सपेंसिव वे टू जो डेवलप है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हो जाएगा। और ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं अपने कंज्यूमर गुड्स को करने की। ना प्रमोशन में आपको पता ही है कि क्या होता है कि इसमें पॉइंट्स नहीं है। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल, प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। साथ ही साथ कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए कि जो हमारे जो इन्वॉल्व नहीं करते इनमें ऑडियो विजुअलाइजेशन में, वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। और जो हमारे अर्बन और रूरल है वो डिफरेंट एरिया जहाँ कम्युनिकेट करने का दोनों का अलग है, टफ जॉब है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है कम्युनिकेट करना रूरल पीपल से क्योंकि वो हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, उनकी लो कंजप्शन होता है तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल काम है। प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ती है, उनका बाइंग डिसीजन बहुत अलग होता है कंज्यूमर गुड्स का, तो इन्फ्लुएंस करना पड़ता है बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ फ्रेंड्स रिलेटिव्स को। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट मैसेज हमें क्या दे जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे। जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनमें तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन का, जो टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजिंग है उसका ग्रोथ बहुत आ जाता है। प्रमोशनल मिक्स स्ट्रैटेजी से कंज्यूमर गुड्स को हम सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने एक्टिविटीज़ बताई वो बहुत अच्छी है, इन्होंने दी हुए हैं। मास मीडिया आपको पता ही है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। मास मीडिया आपको पता है सबसे इजी है और वो है सब। उसके बाद आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि जितने भी जो लोग होते हैं अर्बन और रूरल में वो टीवी देखते हैं, उनके पास केबल कनेक्शन है, जिससे वो अपना मतलब जिससे वो अपने मीडियम के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। दैट्स वाई वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे ही ज़्यादा करी जाती है, क्योंकि टीवी का हर एक घर पे कनेक्शन होता है। उसके बाद आता है रेडियो। जिनके घर पे टीवी नहीं है तो उनके पास रेडियो ज़रूर होगा, जिससे वो सुन सकते हैं जहाँ जितना, क्योंकि वो कई बार आंखों पे बिलीव नहीं करते पर सुनी हुई बातों पे बहुत बिलीव करते हैं। गॉसिप्स भी करता है, आपको पता होगा कि आज ऐसे ऐसे मैंने आज ऐसे ऐसे सुना, तूने सुना क्या? तो इस समथिंग लाइक दैट, इस चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आउटडोर मीडिया क्या है, जहाँ पे मुरुथुल एडवर्टाइजिंग आता है, जहाँ पे टाइप ऑफ हैंड पेंटिंग होते हैं, इसको जो हम वॉल पे अपीयर करते हैं, जैसे कि वॉल पेंटिंग्स हो गई जो अवेयरनेस क्रिएट करती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। हार्ड ड्राइंग हो गई जो लॉन्ग बोर्ड के लिए होते हैं पब्लिक में, ताकि एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के थ्रू के उसमें रोल में आए। पोस्टर्स हो गए जिसको हम मोस्टली हम कलरफुल पिक्चर सी पेंटिंग सी बना के हम लोगों में बांटते हैं, कि वो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। वीडियो वैन्स हैं जहाँ पे एलईडी स्क्रीन्स लगा देते हैं, पोस्टर्स लगा देते हैं, बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगा देते हैं, जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टार्टेड होते हैं ना, ऑडियो विजुअल्स लगा देते हैं, जैसे जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है काफ़ी कॉन्टैक्ट में रहती है और ईजिली एडवर्टाइज कर पाते हैं और ईजिली अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि जो मैसेज होता है बहुत वो ईजी लैंग्वेज में होता है, जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए, और इफेक्टिव भी होता है हमारी रूरल ऑडियंस के लिए। और वो स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि वो उससे वो ईजिली इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। तो इससे जो हमारा ब्रांड की होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं इन सारे एडवर्टीज़मेंट के उससे, ठीक है। ये बहुत पहले आ चुके हैं और आपको पता भी होगा, बहुत इजी रहता है इनके थ्रू एडवर्टीज़मेंट करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोक, जो हमारे पपेट शोज़ होते हैं, जो एंटरटेनिंग होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं। तो इनसे वो प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेटिव पपेट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को, कि हमने इस प्रोडक्ट के बारे में, हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ करा, जिससे हमें फैमिली की प्लानिंग और हेल्दी के जो भी हमारे वो थे वो सोर्स थे वो हो गए। लिटरेसी मूवमेंट, गवर्नमेंट के सारे ऐसे ही वो ऐसे ही सारी जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो पपेट शो के थ्रू दे सकते हैं। फोक थिएटर आपको पता है सिंपल और एंटरटेनिंग रहता है, वन वे कॉम्बिनेशन रहता है, जहाँ पे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्म करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जिनका इंटरेस्ट है इफेक्टिव मैनर में, उन्हें एजुकेशन भी दे देते हैं और उन्हें स्कीम्स भी बता देते हैं अबाउट द सीड्स एंड फर्टिलाइजर। तमाशा दिखाते हैं जो मोस्ट कॉमनली गाँव में होता है, रोड साइड्स पे होता है, जो इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है अपने मीडिया का, अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेनिफिट है, एडवांटेज उनकी अवेलेबिलिटी के लिए। मैजिक शोज़ दिखा के हम उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का। और जितना हम अट्रैक्ट करेंगे क्राउड्स को, उतनी हाई क्यूरियोसिटी होगी, उनके हाइपोक्रेटिक इफेक्ट्स होंगे, और उतना ही वो स्पॉन्सर करेंगे, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे और शो करेंगे कि हमें भी दिखाओ, फ्री गेट पासेस मिलेंगे हमारे रेगुलर कस्टमर्स को। नौटंकी भी एक फोक डांस और ड्रामा एक प्राइम अट्रैक्शन होती है फेयर विलेज में, जहाँ पे नरेटिव स्टाइल होता है और वहाँ पे ऑडियंस काफ़ी होती है, जहाँ पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं और साथ ही साथ क्रेडिबल फॉर्म में एक कन्वेंशनल मीडिया भी लगा सकते हैं, लाइक ऑडियो, रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है इसके लिए? सबसे पहले पॉइंट आएगा हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। जो हमारा फैसिलिटी है 50% के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइक कनेक्टिंग रोड्स, रेलवे, जिसके थ्रू वो फैसिलिटीज़ के लिए लैग करते हैं और उनका इंटरेस्ट नहीं पड़ता इतने ड्यूरेबल गुड्स में। लो पेनिट्रेशन की जो कंज्यूमर गुड है वो सिग्निफाई करते हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कंज्यूमर गुड्स को भी और हमारे ड्यूरेबल गुड्स को भी। तो इसलिए हमें अपनी इंक्रीज, अगर इनकम हमारी 1 फैक्टर है तो हमारे पास 1 ही होगा खरीदने के लिए। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कितना गहराई तक हम पर्टिकुलर चीज़ को ले सकते हैं। परचेज प्रेफरेंस, रूरल की कंसिडर रखिए कि जितनी इनकी इनकम होगी उतना उनका एक्सपेंडिचर होगा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मोस्टली फार्मर्स को, जो डेली वेज अर्नर्स हैं। तो लेस एजुकेटेड होते हैं तो वो लेस ही स्पेंड करेंगे। अगर उनकी 300 पर मंथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन पे थोड़ी ना खर्च कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी उनकी इंक्रीजिंग पावर
पावर होगी उतना ही उनका इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज़ होगा। अगर उनकी इंक्रीजिंग पावर ज़्यादा है तो वो उतना ही इम्प्रूव करेंगे अपने लाइफस्टाइल को। परचेज फ्रॉम सिटी सेंटर, जो हमारे रूरल है अगर वो सिटीज़ को विजिट करते हैं तो वहीं से वो गुड्स खरीदना करते हैं, बट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में, लिमिटेड स्टॉक में, लिमिटेड स्पेस डिस्प्ले में। और जितना भी हो सकता है वो यही सोचते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं वो उतने ही परचेज़ करेंगे जितने उनके पास ऑप्शन, एक्सपीरियंसेस हैं, मॉडल्स हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। और जो रूरल कस्टमर्स हैं, शॉप है, सिटीज़ हैं, नरेट करते हैं, इंटरेस्टिंग शॉपिंग एक्सपीरियंसेस हैं, बारगेनिंग है, जो भी हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं वही हार्वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो एक्सक्लूसिव शोरूम है, सैमसंग है, उन्हीं के थ्रू वो अपना परचेज सेल्स करते हैं अपने प्रोडक्ट की। सेगमेंटेशंस प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो रूरल कम है वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है, तो उनके लिए एक ही अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना डिफरेंट रूरल के लिए डिफरेंट लेवल पे, तो जिनका सेगमेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बट एक्सट्रीम लेवल पे, तो उन्हें टारगेट करना पड़ता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मॉडल के लिए। कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फ्रॉम शॉपिंग सेंटर्स जो उनका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पीपल बहुत लेस एजुकेटेड है, एक्सप्रेस नहीं करते अपने माइंड को। जो उनका बाइंग है पर्टिकुलर ब्रांड और मॉडल के लिए काफ़ी डिफरेंट है। जो उनका परचेज है वो इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी हिडन फैक्टर्स को। तो एक प्रॉब्लम है कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स गुड्स के लिए उनके बिहेवियर को स्टडी करना। साथ ही साथ अर्बन के लिए भी है क्योंकि जो ट्रीट करे जाते हैं वो डिफरेंट है और जो उनके एफर्ट है स्टडी के लिए बहुत कम है। जो इन्फॉर्मेशन वो गाइड करते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है उसे उसको डेवलप करना, उसी एलिमेंट को, और साथ ही साथ उसे मिक्स फैक्टर में लाना। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जो फैक्टर्स की प्रोडक्ट पोजीशनिंग होती है वो काफ़ी वास्ट है, हेट्रोजीनियस में होती है। जो ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग है वो हाई होती है, स्कैटर्ड होती है। तो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करना कंज्यूमर ड्यूरेबल को बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लो फैमिली इनकम में, हैबिट्स में, वर्जन में। इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है उनको हर एक चीज़ के लिए शो अप करना। सीजनल डिमांड होती है उनकी हमेशा क्योंकि फेस्टिव में ही वो मोस्ट ऑफ द आते हैं, लाइक दशहरा, पोंगल, और उन्हीं में उनके जो मेनली हार्वेस्ट सिस्टम होता है वहीं पे आते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें कमाई होती है और वहीं पे वो इन्वेस्ट करने आते हैं। दैट इज़ वाई जो भी हमारी अगेन यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो उनकी ओवरकम है वो ज़ीरो प्राइस फाइनेंस पे और पेमेंट इंस्टॉलमेंट और टर्म जोन पे देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 ख़त्म होता है, ड्यूरेबल गुड्स। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बी प्रिपेयर ऑन योर सेल्फ। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, रूरल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खुद से करना है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द मतलब आपको खुद को सोचना, अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आप गाँव वाले होते हो तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती, तो बस वही चीज़ें आप सोच के आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, सो चलो कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।